हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास उपिंदर सिंह और लेक्चर नंबर 39। तो आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में कहा था कि हम लोग कुषाण वंश को अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। और ये हमारे उसी का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी, यानी कि मौर्योत्तर काल में जब विदेशी आक्रमणकारी आए, इंडो ग्रीक्स, शक, कुषाण, पहलव, तो उनमें से एक हैं, विदेशी आक्रमणकारी में से एक हैं जिन्होंने भारत में आकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहीं आकर के बस गए और यहां पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी कुषाणों के संदर्भ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इसमें हम सभी पहलुओं की चर्चा करने की कोशिश करेंगे, चाहे कुषाण काल का राजनीतिक इतिहास हो, सामाजिक योगदान हो, आर्थिक योगदान हो, या धार्मिक सांस्कृतिक विकास की परंपरा हो, या कोई भी चीज हो। इसमें सभी पहलू काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए आज एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आज लास्ट डे है, तो इसलिए आप लोग आज 15 जनवरी है और आज इसमें वैकल्पिक विषय को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इतिहास वैकल्पिक विषय को न्यू ईयर बैच ज्वाइन करते हैं, तो आज आपको MK लाइव कोड यूज करने पर आपका एडमिशन 12,999 रुपए में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बैच में एडमिशन तो आपके 22 तारीख तक हो जाएंगे, लेकिन ये फैसिलिटी आपको आज तक मिलेगी, इसलिए जल्दी कीजिए इसके बारे में और डिसाइड कीजिए कि इतिहास मेरे साथ पढ़ना है और अच्छे नंबर लेकर के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुषाणों के बारे में। आप लोगों ने थोड़ा बहुत, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कुषाण एक, कहा जाए कि कहीं ना कहीं चीनी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। ये बेसिकली कुषाण जो हैं पश्चिमी चीन की एक यूची जाति से संबंधित हैं, यूती कबीला है उससे संबंधित है। और कंडीशन ये थी कि एक स्थिति ऐसी आई थी, जो पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे, तो वहां पर एक दूसरा एक कबीला था जिसे हम हुंगनू कहते हैं, और हुंगनू कबीले ने इनको खदेड़ दिया था। ये बेसिकली देखा जाए तो इस क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, पश्चिमी चीन के। यहां से इनको खदेड़ा गया तो ये यहां से होते हुए इधर की तरफ चले आए। कुछ लोग जो हैं आपके तिब्बत की तरफ चले गए और कुछ लोग आपके फरगना वर्गना इधर से होते हुए, बैक्टीरिया से होते हुए, इस क्षेत्र से जो बैक्टीरिया है वहां से होते हुए सीधे सीधे आपके यहां आ गए और संघर्ष करते हुए अल्टीमेटली उन्होंने पेशावर और मथुरा के क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया था, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट इनका रहा था कि यहां आकर के बस गए, ठीक है ना। तो इसमें अब हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं। तो यूची जाति जो है ये पश्चिमी चीन में रहती है और पश्चिमी चीन में रहने के संदर्भ में एक चीज और जानिएगा कि इसके कुषाण वंश के इतिहास के संदर्भ में इसके स्रोत क्या हैं, क्योंकि स्रोतों से कभी कभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या स्रोत है। तो एक स्रोत तो है चीनी ग्रंथ है, चीनी ग्रंथ। और चीनी ग्रंथ में जो जानकारी दे रखी है वो हान वंश का इतिहास है। चीनी ग्रंथ हान वंश का इतिहास, उसमें इसके संदर्भ में जानकारी दे रखी है, नंबर एक। दूसरे हैं आपके भारतीय ग्रंथ, जिनमें इसके बारे में जानकारी दे रखी है। भारतीय ग्रंथ में आपके दो सबसे महत्वपूर्ण है, एक है नागार्जुन। नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र किताब है, नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र किताब, उसमें। और दूसरे अश्वघोष, एक दूसरे महान विद्वान थे बौद्ध धर्म के, अश्वघोष, उनकी जो किताब है बुद्ध चरित, उसमें भी दे रखा है इनके बारे में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो विशेष स्रोत माने जाते हैं जो इस कुषाण वंश के बारे में हमको जानकारी देते हैं।
बात आती है इसके क्रम को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम बात करें तो सबसे पहले देखिए यूची जाति है, यूची जाति है, और इस यूची जाति को आपके हुंगनू कबीले ने भगाया, यहां से मार करके इनको भगा दिया था। और आगे जाकर के यूची जाति जो है दो भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में विभाजित हुई। एक जो भाग है वो आपका तिब्बत की तरफ चला गया और दूसरा आपके बैक्ट्रिया की तरफ, बैक्ट्रिया, और वहां से होते हुए भारत की तरफ चला आ गया, भारत की ओर आ गया। और जब ये भागे तो स्थिति एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगे जाकर के ये जो है 5 वंश में विभाजित हो गए, 5 वंश में विभाजित हो गए। हो सकता है कि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि वो 5 वंश कौन कौन से। तो देखिए, क्योंकि चीनी लैंग्वेज है, चीनी भाषा है, तो उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो वंश है जिसे हम कहते हैं कुईसांग, कुईसांग, ये रहे, यही आपके आगे जाकर के बने कुषाण, जिन्हें हम कुषाण कहते हैं। बेसिकली उनका नाम क्या है? कुईसांग। दूसरे हैं आपके हुईमी, हुई, ये रहे, ठीक है ना। तीसरे हैं आपके हीथुन, हीथुंग। चौथे की हम बात करें तो चौथा जो नाम है वो है फाउचू, काउचू। और 5वां जो नाम है वो बड़ा थोड़ा सा चोंगमी, अजीब सा नाम है, चोंगमी। ये रहे आपके 5 वंश। याद करना है कर लीजिए, लेकिन इनका जो असली नाम है कुषाणों का वो इसी 5 कबीले में से एक कुईसांग से संबंधित है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें यहां पर हुई थी। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा कि ये हो गए आपके सारी चीजें हो गई। भाग करके भारत की तरफ जब आए तो फिर यहां पर क्या हुआ उसको हम लोग यहां देखने की कोशिश करते हैं। भारत की तरफ जब आए तो भारत के क्षेत्र में कब्जा किया और कब्जा करके इन्होंने 2 राजधानी बनाई। वो अलग बात है कि किसने बनाई किसने नहीं बनाई, वो बाद में चर्चा करूंगा। इनकी 2 राजधानी हमको जानकारी मिलती है, एक है पुरुषपुर जिसे हम कहते हैं पेशावर, और दूसरी आपकी राजधानी बनाई थी मथुरा, क्योंकि ये मथुरा उत्तर प्रदेश तक फैल गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि यहां पर सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखिएगा 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। पहला जो है वो है कुजुला कडफिसस, और दूसरा है आपका विम कडफिसस, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कनिष्क, और चौथा हम कह सकते हैं हुविष्क। इस तरीके से इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कनिष्क। ये हम सब लोग जानने की कोशिश करते हैं और जानते भी हैं। इसमें एक एक करके अगर हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कुजुल कडफिसस इस वंश का पहला शासक है, प्रथम शासक, प्रथम शासक, पहला पॉइंट। और क्रम से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसने आकर के भारत के क्षेत्र में तांबे के सिक्के चलाए,
तांबे के सिक्के इसने चलाए थे और इन पर इसकी जो कहा जाए कि उपाधि हैं वो कई सारी उपाधि मिलती है तांबे के सिक्के। इनमें आपकी जो एक उपाधि है वो मिलती है युवांग, राजाधिराज और सत्यधर्म। 3 उपाधियां हैं, युवांग, राजाधिराज और सत्यधर्म। ये इसकी उपाधियां हमको दिखाई देती हैं और इनमें इंपॉर्टेंट है कि सत्यधर्म नाम की उपाधि किस शासक ने ली थी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और भी आती है कि इसके सिक्कों पर हमें हर्मियस की जानकारी भी मिलती है। हर्मियस राजा का नाम मिलता है, इससे यह पता चलता है कि शायद पहले, इससे पता चलता है कि यह पहले इसका सामंत था, बाद में ये स्वतंत्र शासक बन गए। ठीक है ना, एवरीबॉडी क्लियर है? तो आराम से सारी चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। दूसरा है आपका दूसरा शासक जिसे हम कहते हैं विम कटफिसस। कटफिसस सेकंड भी कहते हैं, विम कटफिसस भी कहते हैं। ठीक है। इसने अपने क्षेत्र में तिएनचू क्षेत्र को विजय किया, क्षेत्र जीता। बोले कि तिएनचू कौन है? बोले कि ये तिएनचू कुछ भी नहीं है बल्कि सिंध का क्षेत्र है। यानी कि सिंध के क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां पर इसने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है ना। और इसे, इस वंश का ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी तो नहीं मिलती है, बहुत कुछ हमें जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे पता चलता है कि ये काफी महत्वपूर्ण शासक था। ओके, इसमें देखेंगे तो इसने 2 चीजें की थी। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, के सिक्कों की जानकारी मिलती है, एक सोने के और दूसरे तांबे के। सोने के और तांबे के इसने सिक्के चलाए और इन दोनों सिक्कों पर आपकी यूनानी और खरोष्टी लिपि की जानकारी है। खरोष्टी लिपि में है, इस पर चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है ना। सोने और तांबे के यूनानी और खरोष्टी लिपि में है और इन लिपियों पर जो आपकी उपाधि है, नाम है, उन पर चिन्ह है, वो कई सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है ना। इनमें आपको मिलती है सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर की जानकारी मिलती है। सर्वलोकेश्वर की उपाधि इसने ली, लोकेश्वर। दूसरी उपाधि मिलती है इसकी महेश्वर, इस पर नाम लिखा हुआ मिला है महेश्वर। ये ऐसे उपनाम इसने लिए हैं और इन्हीं सिक्कों पर आपके जो चिन्ह मिले हैं, चिन्ह मिले हैं शिव के, नंदी के और त्रिशूल के। इससे पता चलता है कि यह शैव धर्म का समर्थक था, शैव धर्म को मानता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसके संदर्भ में हमको मिलती। इसने काफी लंबे समय तक साम्राज्य अपना चलाया, सारी चीजें की, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है आपका कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क जो है आपके कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और कनिष्क जो है महान शासक, इतना महान शासक माना जाता है कि इसने अपने समय में अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक हर क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि हम इसे महान शासकों की श्रेणी में शामिल करते हैं, महान शासकों की श्रेणी में। दोस्तों देखिए, कनिष्क का जो शासनकाल है वो 78 एडी से माना जाता है, ईस्वी से, और इसी समय माना जाता है कि इसने शक संवत की शुरुआत की थी।
संवत शुरू की, जो आज तक चल रही है, आज भी इसको माना जाता है। ठीक है, यानी कि ये महान शासकों में से एक है। कुजुल कड़फिशस और बिम्ब कड़फिशस के बाद ये महान शासक बना और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सारी चीजें की। तो इसकी जो गतिविधियां हैं, हम उसको अलग अलग संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं, गतिविधियां, और इसको लेकर के हम सबसे पहले इसकी राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा करते हैं कि भाई राजनीतिक स्तर पर इसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, क्या क्या हुआ। तो राजनीतिक स्तर पर इसने अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसमें मध्य एशिया, ईरान, अफगान, पाकिस्तान तक का क्षेत्र इसमें शामिल था। यानी कि मध्य एशिया, ईरान, अफगान और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और साथ के साथ आपका भारत का क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र तक इसका विस्तार फैला हुआ था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य इसने स्थापित किया। इसने 2 राजधानियां अपनी बनाई, 2 राजधानियां, एक पेशावर जिसे हम पुरुषपुर कहते हैं, पुरुषपुर, और दूसरी इसने मथुरा अपनी राजधानी बनाई थी, या कह सकते हैं दूसरा राजनीतिक केंद्र इसने बनाने का कोशिश किया। ठीक है ना। तीसरा, इसने अपने समय में बेहतरीन स्तर पर इसने महत्वपूर्ण उपाधियां इसने धारण की। नंबर 1, देखिए राजा महाराजा ये सब उपाधियां तो थी ही पहले की तरह, वो कोई समस्या नहीं है। इसने देखिएगा उपाधि है आपकी महेश्वर की, ये इसने उपाधि ली। ठीक है ना। इसने दूसरी उपाधि ली केसर की, केसर। तीसरी इसने शाही नुशाही ये उपाधि ली। ठीक है ना। चौथी उसने उपाधि ली देवपुत्र की। पहला शासक है जो कहता है कि मैं देवताओं का पुत्र हूं। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो उपाधि है ये चीन से प्रेरित है। अब कहोगे चीन से प्रेरित कैसे? क्योंकि चीनी शासक जो हैं आपके स्वर्ग पुत्र की उपाधि लेते थे। चीनी लोग जो है स्वर्ग पुत्र की उपाधि लेते थे, इसलिए इसकी प्रेरणा इसने देवपुत्र के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो एक सबसे बड़ा साम्राज्य, नंबर 2 राजधानियां, नंबर 3 उसकी उपाधियां, नंबर 4 इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसने चीन पर आक्रमण किया। और चीन का शासक था पांचाओ। पहली बार में यह हार गया, दूसरी बार में उसमें वो जीत गया। कहा जाता है कि इसने पांचाओ की बेटी से शादी करने के लिए आक्रमण किया था, यह माना जाता है। ठीक है, यह एक कंसेप्ट इसके बारे में था। और इसकी जानकारी हमें आपके मिलती है पेरिप्लस से और तहकीक हिंद से, कई सारी किताबों से इसकी जानकारी मिलती है। यानी कि इसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी से मिलती है और आपके तहकीक हिंद नामक किताब से भी मिलती है, और कई और किताबें भी हैं। यांगसू भी किताब है जो चीनी किताब है, उससे भी हमको जानकारी मिलती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें रही। तो राजनीतिक स्तर पर इसका ये प्रयास रहा था। अब इसके साथ में अब हम बात करें कि भाई इसने राजनीतिक स्तर पर यह किया, ठीक है, ओके, लेकिन इसने सांस्कृतिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर क्या क्या किया है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या किया। तो इसमें हम देखें तो दूसरा इसका सांस्कृतिक स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि सांस्कृतिक स्तर पर इसने क्या विकास किया है।
तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक स्तर पर इसने पहली बार एक चीज है कि अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया, जिनमें देखेंगे तो आपके अश्वघोष हैं, आपके नागार्जुन हैं, आपके वसु मित्र हैं, आपके पार्श्व हैं, आपके चरक हैं, ये आयुर्वेदाचार्य हैं, अपने समय के आयुर्वेदाचार्य जिन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी चरक संहिता, आज भी आयुर्वेद के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। बाकी ये चारों जो हैं अपने समय के बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हैं, जिनकी तुलना विश्व के महान विद्वानों से, महान दार्शनिकों से की जाती है। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। ठीक, दूसरा इस संदर्भ में और देखा जाए तो इसने रोम और चीन के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए, सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण किया, वहां से बेहतरीन चीजों को अपने साथ जोड़ना, अपने साथ रखना, सारी चीजें, ठीक है ना, यह किया। तीसरा, इसने गांधार और मथुरा कला के यानी कि मूर्ति कला का केंद्र विकसित किया, गांधार और मथुरा कला का केंद्र विकसित किया, जिसमें आपकी सबसे बेहतरीन बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। संबंधित मूर्तियां का निर्माण किया गया। ओके, क्लियर हो गया सांस्कृतिक स्तर पर। इसके अलावा आप और देखेंगे तो सांस्कृतिक स्तर में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही हम इसके साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी इस समय काफी महत्वपूर्ण इसने योगदान दिया था। इसके जो अश्वघोष हैं, उनके संदर्भ में समझ लीजिएगा, अश्वघोष की 3 किताबें मिलती हैं, 3 पुस्तकें। कौन कौन सी? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, और कौन सी है बता सकते हैं? नहीं एवरीवन याद तो होगा आप लोगों को, क्यों भाई? आप लोग बताना नहीं चाहते हैं। नहीं याद आ रहा है? सबसे महत्वपूर्ण आपकी सारी पुत्र प्रकरण ये रही। और अश्वघोष को इस समय एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा इनको सम्मान दिया गया था, सारी चीजें की गई थी, और इनकी तुलना मिल्टन, कांट, वोल्टेयर से की जाती है। इनकी तुलना किससे की जाती है? जॉन मिल्टन, कांट और वोल्टेयर जैसे विद्वानों से तुलना की जाती है। दूसरे हैं नागार्जुन। ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, किताबें इनकी बहुत सारी हैं, माध्यमिक कारिका, माध्यमिक सूत्र, ऐसे कई सारी किताबें जिसको हम बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य में विशेष तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, महाविभाग आपकी माध्यमिक कारिका है, सारी चीजें हैं। और इन्हें कहा जाता है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि नागार्जुन ने ही आपके सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। दूसरा, इन्हीं को
एक नाम और भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर भी कहते हैं। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वसुमित्र हैं, इन्होंने भी बेहतरीन किताब लिखी, वसुमित्र। और वसुमित्र की जो किताब है वो है आपकी महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र वसुमित्र की किताब है। पार्श्व हैं, पार्श्व इन सबके गुरु के तौर पर थे, इसलिए दरबार में ये लोग रहते भी थे और ये सारी चीजें। चरक की ये किताब है ही चरक संहिता, तो काफी महत्वपूर्ण साहित्यिक गतिविधियां भी इस पीरियड में की गई थी, ठीक है ना, जो आपके कुषाण ने अपने दरबार में रह करके इनको करवाया था। इसके अलावा अब हम बात करें सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बाद में, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, वो ये है कि इसने अपने साहित्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अब बात करें तो इसमें कला के दृष्टिकोण से अपने कई सारे, इसी में एक रूप और है कला संस्कृति में ही, जिसमें इसने एक नया कंसेप्ट और शुरू किया था। मृत शासकों की साहित्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही मृत शासकों की मूर्ति, उनके स्मारक और उनके मंदिर बनवाने की परंपरा, मंदिर की परंपरा शुरू की, मंदिर की परंपरा शुरू की। और ये जो परंपरा है दोस्तों, ये रोमन शासकों से प्रेरित है, रोमन शासकों से प्रेरित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये परंपरा किसने शुरू की और इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी, ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा आप एक चीज और भी देखेंगे, वो है आपके धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक क्षेत्र में कनिष्क ने क्या योगदान दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था, धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म में भी बेसिकली महायान धर्म, और उसके प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया। लेकिन बौद्ध धर्म से पहले ये हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को मानता था, सारी चीजें करता था, ठीक है ना। इसके समय में इसने बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया, उनका साहित्य को बढ़ावा दिया, साहित्य को बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी चीज है, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीतिका, बौद्ध संगीतिका आयोजन किया गया कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। और यहीं पर आपका बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, में विभाजन। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से इसने, हमने बात देखी तो धार्मिक क्षेत्र में भी यह काम किया गया, ठीक। इसके अतिरिक्त इसने और क्या काम किया, इसने आपके पेशावर में इसने कनिष्क स्तूप का निर्माण करवाया, स्तूप का निर्माण करवाया पेशावर में, जिसे हम कहते हैं कनिष्क स्तूप। तो ये कई सारी चीजें इसने अपने धार्मिक स्तर पर की थी। लेकिन हाँ, सांस्कृतिक स्तर पर एक चीज और ध्यान रखना, कला संस्कृति के स्तर पर एक महत्वपूर्ण चीज और भी थी, वो था इसने कई सारे नगरों का निर्माण करवाया, स्थापत्य में नगरों का निर्माण, ठीक है ना। कौन कौन से नगर थे, देखिए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कश्मीर का कनिष्कपुर। कश्मीर में इसने नगर बनाया कनिष्कपुर, ये इसने एक शहर का निर्माण किया था, ठीक है ना। और इसने तक्षशिला के क्षेत्र में एक बनाया था सिरकप,
सिरकप तक्षशिला के क्षेत्र में। ये दो इसने नगरों का निर्माण किया था। ये रहा। तो क्लियर है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आपके धार्मिक दृष्टिकोण से इसने क्या क्या काम किया था। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके एक चीज और भी है। एक बेहतरीन ग्रंथ है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, और वो है आपका श्री धर्म निधान सूत्र। एक बौद्ध साहित्य है, श्री धर्म निदान सूत्र। ये एक जानकारी इसके संदर्भ में और मिलती है। एक ग्रंथ है और इसमें बताया गया है कि इसने हो आंचू क्षेत्र को हरा दिया था। इसमें बताया गया है कि इसने हो आंचू क्षेत्र को जीता। हो आंचू क्षेत्र क्या है? बेसिकली पाटलिपुत्र को कहा गया है। पाटलिपुत्र को जीता और वहां से उसने 3 चीजें मांगी थी। बोले कि मुझे 3 चीजें चाहिए। बोले कौन कौन सी? एक, बोले कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए आपके यहां का सबसे बेहतरीन विद्वान अश्वघोष। तो इसको वहां से अश्वघोष प्राप्त हुए थे। बोले कि ये तो एक चाहिए। दूसरा, बुद्ध का भिक्षा पात्र चाहिए। बुद्ध का भिक्षा पात्र चाहिए, जिसमें महात्मा बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध भिक्षा का उपयोग किया करते थे। ठीक है ना। और तीसरा चाहिए, तीसरा अनोखा कुक्कुट। अनोखा कुक्कुट, कुक्कुट एक विशेष प्रकार का मुर्गा था जो इनको चाहिए था, और ये वहां से उन्होंने लिया था। ओके एवरीवन, क्लियर है? सारी चीजें हो गई। अब इसमें सबसे बड़ा एक योगदान और भी है, वो है कनिष्क का ही। इसमें एक योगदान और ध्यान रखिएगा, वो है इसका आर्थिक योगदान। आर्थिक योगदान। और ये जो मूर्ति देख रहे हो, ये कनिष्क की मूर्ति है जो मथुरा से प्राप्त हुई थी। सर कटी हुई मूर्ति है कनिष्क की। कनिष्क की मथुरा से प्राप्त मूर्ति, मथुरा से प्राप्त मूर्ति है। ठीक है ना। आर्थिक क्षेत्र में इसका योगदान क्या है? आर्थिक क्षेत्र में इसने, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, मजबूत किया। इसने चीन और रोम का मध्यस्थ के रूप में विकास किया। चीन से सामान लेना और रोम तक उसको बेचना अपना बना करके, यानी कि रेशम मार्ग का विकास किया। और इसकी वजह से भारत एक समृद्ध क्षेत्र बन गया था। ठीक है ना। और इसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए, और ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के इसने सिक्के चलाए हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। और दूसरा, इसने तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के, और वो भी सर्वाधिक चलाए हैं, सर्वाधिक मात्रा में। और इसके सिक्कों पर आपके वही खरोष्टी, यूनानी, भारतीय, ये सारी लिपियां इसमें मौजूद हैं। तो इसके समय में अर्थव्यवस्था का भी काफी महत्वपूर्ण विकास हुआ था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कनिष्क के बारे में आप लोगों को बता दी हैं, और आपके कुषाण साम्राज्य के बारे में भी। इसके बाद हुविष्क आता है, और हुविष्क जो है आप जानते हैं कि कोई विशेष इसने काम नहीं किया था, बस पिता की संपत्ति, पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है ना। और आप लोगों के पास एक अंतिम तिथि है, आपके 15 जनवरी तक
P2I बैच में एडमिशन लेने की और इंडियन फेस्टिवल सेल का फायदा उठाने की, जो कि आपके 15 तारीख तक के लिए ही वैलिड है। ठीक है ना? तो दोनों चीजें आपके हैं। तो आज ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। P2I फाउंडेशन न्यू ईयर बैच, जिसमें 2026 के लिए 26,999 रुपए, 2027 के लिए 32,999 रुपए आपको फीस पड़ेगी। और एम के लाइव कोड आपको यूज करना होगा, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं, मेरे अंडर में रह करके आप तैयारी कर सकें, सारी चीजें कर सकें। ठीक है ना? और इसके अलावा और कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देखेंगे, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारी आपको डिटेल आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको मेरा क्या मिल जाएगा, कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? और वहां पर क्लिक करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो यहां पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन हाँ दोस्तों, कोड एम के लाइव लगाना मत भूलिएगा। ठीक है? और ये बार कोड है। थैंक यू वेरी मच।